बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है जी? सब ठीक ठाक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM MGT 510 जो हमारा कोर्स कोड है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को मैं इंशाल्लाह बहुत कम्प्रीहेंसिव और मुख्तसर जो लेक्चर्स की शक्ल में आपको मैं पेश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं डिग्रीज लेने के लिए, तो मोस्टली जॉब होल्डर्स होते हैं या अपनी जो मसरूफ लाइफ के अंदर रेगुलर प्रॉपरली जाके जो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, वो सारे दोस्त भाई हैं मेरे। तो मैं इंशाल्लाह उन सब की ये जो रूटीन्स को मद्देनज़र रखते हुए कि लेक्चर्स को बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव, मुख्तसर और बिल्कुल इस तरह डिज़ाइन करूँगा कि जी आप एक दफ़ा लेक्चर सुन लें तो आपका जो वो लेसन है वो कवर हो जाए, और आप GDBs, उसके बाद आपके क्विज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, फाइनल टर्म है, मिड टर्म है, वो आसानी से आप उनको दे सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। तो जी इसके साथ ही चलते हैं जी हम अपने लेसन की तरफ। तो इसके अंदर है जी ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। वो कहता है कि जी क्वालिटी मैनेज जो है, ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का आपने एक उनको ओवरव्यू देना चाह रहा है कि क्योंकि इससे जो पहले सेमेस्टर के अंदर भी इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है, तो इसलिए जस्ट ये आप एक उसका ओवरव्यू आपको इस लेसन के अंदर देगा। तो प्रोफेशनल मैनेजरियल इरा को, इसको मैं उर्दू में अगर कहता हूँ कि पेशा वराना नज्म व नस्क का दौर, मतलब जो पेशा वरान प्रोफेशनल लोग थे, तो उसका जो दौर था उसके बारे में इसमें बात करता है कि कहता है कि जो अब इस वक्त हमारी मार्केट है, जो मार्केट इस वक्त चल रही है, इसको हम सरमायादार मार्केट भी कह सकते हैं, कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं, सरमायादाराना मार्केट भी कह सकते हैं। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और वो कहता है कि जो आने वाली मार्केट, मतलब फ्यूचर के अंदर जो हमारा है, वो कहता है फ्यूचरिस्टिक नॉलेज को, वो कहता है कि अगर मुस्तकबिल के अंदर मुस्तकबिल के इल्म से चलने वाली आलमी माशी मंडियाँ, मतलब जो इकोनॉमिक्स मार्केट्स हैं, वो अब कह रहा है कि मे बी जो फ्यूचर के अंदर हमारी जो मार्केट्स हैं वो फ्यूचरिस्टिक नॉलेज के थ्रू इसको ड्राइव किया जाएगा। तो वो कहता है कि इसके अंदर जो फिर डिसीजन लिए जाते हैं, जिनके ट्रेंड्स हैं, वो सेट किए जाते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स के, जो आपके मैनेजर्स होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इन प्रॉपर सिस्टम को लेके चल रहे होते हैं। तो उसके ट्रेंड्स को वो कह रहा है कि वो डेवलप किया जाता है और उनके फैसले किए जाते हैं। तो फिर वो कहता है आगे, इसमें थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करना चाहता है बेसिकली कि जो लोग हैं कंपनीज को हेड कर रहे हैं, जो चला रहे हैं कंपनीज को, जो ऑनर्स हैं, तो वो कहता है कि जो मोस्टली कोई भी कप्तान है जो अपनी कंपनी का मालिक नहीं, जो कैप्टन है जो आज की कंपनीज चला रहे हैं, वो कंप्लीट कंपनीज के ओनर्स नहीं है। मतलब वो इस बात को इस तरह कहता है कि कोई भी एक ओनर है, उसको अपनी कंपनी के बारे में मुकम्मल जो होता है पूरे कारोबार का नहीं पता होता, वो सिर्फ एक खास हिस्से पर इसका कंट्रोल होता है। लेट्स सपोज आप किसी फर्म के अंदर हेड है, तो अगर आप CEO की सीट पे बैठे हुए हैं, तो जब तक मोस्टली ये होता है कि वो जो हेड्स होते हैं वो फाइनेंस को प्रॉपरली डील कर रहे होते हैं, जो मेन मेन जो चीज़ें उनको डील कर रहे होते हैं। उसके अंदर अब डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी डिपार्टमेंट्स है, सर्विस डिपार्टमेंट है। तो वो सारे मतलब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कहते हैं कि आपको इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इस सब के बारे में ग्रिप होनी चाहिए, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जब आप सिर्फ एक अपने लेट्स सपोज आप अगर आप फाइनेंस को देख रहे हैं, जस्ट आप अपने सेल्स को देख रहे हैं, तो सेल्स के साथ साथ आपको जो पीछे वाले जो इंटरलिंक्स हैं, सेक्शन है, उनको भी जब तक आपको पता नहीं होगा प्रॉपरली आप क्या करेंगे उसको आगे लेकर नहीं चल सकते। तो वो कहते हैं कि जो प्रोफेशनल मैनेजरियल इरा 1950 वो उसने लिखा हुआ है, वो कहता है कि ये इसके ऊपर वर्किंग हुई है कि इसमें सबसे पहले तो स्लेव से जो काम लिया जाता था वो गुलामों से लिया जाता था। फिर वो दूसरे गुलाम्स आ जाते थे जिसके अंदर वो हम कहते थे उनको जरी गुलाम कहते थे, इनसे हमें अपनी ज़रात के ऊपर काम करवाया जाता था। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर आ गई, वो लोग आ गए जो मतलब पैसा लेकर काम करते थे। फिर उसके बाद ये ट्रेड यूनियन आ गई। ट्रेड यूनियन में ये था कि जी उन लोगों ने कहा कि हमारे हकूक़ हो, हमारी उजरत फिक्स की जाए। मतलब फिर इंडस्ट्रियल इरा आई है, उसके बाद फिर साइंटिफिक इरा आई है। मतलब इस तरह तरक्की होती होती आगे की तरफ गामजन रही है। तो ये वो लोग कहते हैं कि जब हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे ना, तो हमको मस्ट कहता है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेटेड होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेटेड होना चाहिए, प्रोसेस कॉन्शियस हो, हमें प्रोसेस के बारे में पता हो, प्रोसेस के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं। फिर फाइनेंशियली जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप उस फाइनेंस को देखें कहाँ पे हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, कहाँ पे ज़्यादा करनी है, किस तरह एडवर्टाइजमेंट करनी है, अपनी मार्केटिंग किस तरह करनी है, क्वालिटी के मेयार को किस तरह हमने बेहतर करना है, हमारे जो कम्पिटिटर्स हैं
वो किस तरह चीज़ों के आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस चीज़ में वो जो कह लें कि वो डिस्काउंट्स दे रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी जो आपकी आज कुछ है, 2 साल बाद कुछ होगी, 10 साल बाद कुछ होगी, टेक्नोलॉजी को भी आपने साथ लेके चलना है, उसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी हम कह सकते हैं। तो उसके साथ साथ फिर हमने अवाम की हौसला अफजाई भी करनी है, ठीक है। पब्लिक स्पिरिटेड है कि अपने अवाम जो है, जो लोग हैं, जो कस्टमर अवाम, वहाँ पे कस्टमर्स को ही हम लेते हैं ना, तो उनकी भी अपने हौसला अफजाई करनी होती है। फिर आपने जितने भी लोग हैं आपकी फर्म के अंदर, सब लोगों को साथ लेके चलना, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट्स हैं आपके। कहता है कि तमाम जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को आपने साथ लेके चलना है, देन फिर ही आप उसके अंदर क्या है, तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है जी, एक जो काइजन है, ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। उसके अंदर वो क्या कहता है, वो ये चीज़ कहता है कि जब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के अंदर आपका हर वर्कर आपकी जो आइडियाज़ ला कर देगा आपको। लेट्स सपोज अगर इस तरह सीईओ जब 10 मैनेजर्स बैठे हैं वो सोच रहे हैं, अगर आप कहेंगे हर बंदे को हमें आइडियाज़ दें इम्प्रूवमेंट के हवाले से, तो जो जिसका आइडिया अच्छा लगेगा उसको हम सम एक अवार्ड देंगे, मनी अवार्ड होगा, या आप जो भी आप शील्ड देते हैं। तो फिर क्या होगा कि जब हर वर्कर आपकी क्या है कि बेहतरी के लिए सोचना शुरू हो जाएगा, तो लेट्स सपोज अगर आपकी फैक्ट्री में 500 बंदा काम कर रहा है, तो 500 बंदा जब आपकी फैक्ट्री के लिए बेहतरी के लिए सोचना शुरू हो जाए, तो इट मीन्स आप जल्द अचीवमेंट कर लेंगे जो आपने टारगेट रखे हुए। अगर 2 4 या 10 या 20 बंदे आपकी इसके ऊपर सोच रहे हैं, तो इट मीन्स वो शायद थोड़ा लॉन्ग टर्म आपका प्रोसेस चला जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर वो कह रहा है कि इस पे ऊपर काम होना चाहिए। अच्छा, वो कहता है कि हिस्ट्री के अंदर हम मैनेजमेंट को अगर देखते हैं, तो उसमें ये चीज़ हमें समझ आती है कि अगर लेट्स सपोज जो आपकी मार्केट्स हैं वो तो चलती है, चाहे वो जंग हो, चाहे अमन हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली आ गई हो, या कहत सर्दी हो, तो अभी इन सबको चलाने के लिए हमें अच्छे जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, मुंतजमीन हैं, इनकी हमें मोहताज हैं। जो सोसाइटी है, जो आपकी जो मार्केट है, इन लोगों की मोहताज है। इनके बगैर हम प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको आइडियाज़ देते हैं, आपको मैनेजमेंट का तरीका बताते हैं कि किस तरह आपने सर्वाइव करना है, किस तरह लेके चलना है चीज़ों को, प्रॉफिट किस तरह गेन करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, वही चीज़ों को बारे में आपको बताते हैं। अच्छा, वो कहता है कि ये चीज़ जो जो आइडियाज़ देते हैं, ये किस जगह पे देते हैं, वो किस जगह पे देते हैं, वो देते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन होती है कि एक ऐसा कह लें कि इंस्टीट्यूट है या अदारा है, या दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी एक मकसद के लिए, कि मुश्तरका मकसद के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो वो हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। मस्जिद में हम जाते हैं, मस्जिद में एक इमाम होता है, एक अजान देने के लिए होता है। फिर उसके बाद कुछ हमने वहाँ पे एक दो बंदे भी रखे होते हैं जो खादम होते हैं मस्जिद के। तो वो उन लोगों का क्या उनका काम होता है कि हमने मस्जिद के लिए एक निज़ाम बना के देना है जी। 5 टाइम नमाज होती है, नमाज के लिए फिर वो सफ़े बिछाएंगे, ठीक है। आपको पानी, मतलब वजू के लिए पानी का अरेंजमेंट होगी, कैप्स हैं उनको रखेंगे, पखे वगैरह चलाएंगे, झाड़ू सफाई करेंगे। तो वो उन चीज़ों को मेंटेन करते हैं किस मकसद के लिए, कि हमने वहाँ पे 5 टाइम नमाज पढ़नी होती है। इस तरह चर्च की मिसाल ले लें, किसी रेस्टोरेंट की मिसाल ले लें, कॉलेज की ले लें, किसी स्कूल की ले लें। तो वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे कुछ ना कुछ कुछ बंदे मिलकर किसी एक ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे काम करते हैं, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट क्या होते हैं जी? उन ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट होते हैं लोग। अब वहाँ पे मस्जिद में थे, हमने बात की है कि ये खादम था, इमाम साहब थे। तो वो क्या होते हैं, वो लोग हैं। तो उनका किसी पर्पज़ के लिए काम, पर्पज़ क्या होता है जी वहाँ पे? पर्पज़ अगर मस्जिद में लेते हैं तो वो नमाज का पर्पज़ है उनका, कि जी हमने दीन इस्लाम के लिए वो लगे हुए हैं कि हमने जी 5 टाइम जो नमाज है उसका अहतमाम कराने के लिए, करने की जो ज़रूरियात की वो उनकी है, वो पूरी करनी है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मैंने बताया, अजान देनी होती है, सफ़े बिछानी होती हैं, जो भी और तरह के वो प्रोसेस हैं। ये एक इंडस्ट्री की मिसाल ले रही है। इंडस्ट्री में कुछ लोग इकट्ठे काम करते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी होती है। प्रोसेस क्या होता है जी? उन्होंने प्रोसेस होता है जी, रॉ मटेरियल लेना होता है, रॉ मटेरियल लेने के बाद उस पर कुछ उन्होंने ऑपरेशंस करने होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, कटिंग या डिफरेंट पैकिंग प्रोसेस हो जाता है, फिर डिलीवरी प्रोसेस होता है। ये सारे प्रोसेस आपका पोल का सिस्टम डिज़ाइन करता है। वो क्या कहता है? पोल का सिस्टम। बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है पोल का, हम पीछे भी इसको पढ़ चुके हैं कि पोल का बेसिकली ये होता है कि जी वहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमने कोई भी चीज़ लेनी है, खरीदनी है, या आपने डिज़ाइन करनी है, इसकी सबसे पहले प्लानिंग की जाती है।
प्लानिंग क्या होती है, हम बैठते हैं, बैठ के प्लान करते हैं जी हमने ये चीज़ लेनी है, इसके लिए हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इस जगह के ऊपर हम ये चीज़ बनाएंगे, इस टाइम बनाएंगे, मतलब वो डिफरेंट जो प्लान्स हम बनाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करके अरेंजमेंट करके रखना। अच्छा, प्लानिंग हो गई है जी। अब हमने रॉ मटेरियल लेके आना, कहाँ से मिलेगा ये रॉ मटेरियल, वहाँ से आ जाएगा, ठीक हो गया जी। रॉ मटेरियल के बाद हमें कुछ मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी मिल गई, फिर हमें कुछ लेबर्स की ज़रूरत है, फिर हमें कुछ मैनेजर्स की ज़रूरत है। देन उसके बाद हमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल देनी है, लगाना है इसके साथ कुछ, वो कहाँ से अरेंजमेंट होगा, वो हमने लगानी है साथ। देन फिर पैकिंग के लिए आपको मटेरियल होगा, फिर हमें कन्वेंस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चीज़ चाहिए जो हमारी चीज़ों को मार्केट तक लेके जाए। फिर तुम्हारे तमाम प्रोसेस को फिर लीड करेगा, लीड कौन करेगा, जो बताएगा जी आपका एक रॉ मटेरियल तो आ चुका है, रॉ मटेरियल के बाद हमने किस प्रोसेस पे कब भेजना है, उसके बाद नेक्स्ट किस प्रोसेस पे भेजना है, फिर कंट्रोलिंग है, फिर वो कंट्रोल करने वाला बंदा आपको बताएगा जी कितना रॉ मटेरियल आना चाहिए, कितनी आपकी प्रोडक्शन हुई है पर डे के हिसाब से, ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है। फिर वो कंट्रोलिंग वाला सिस्टम आपका वो बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, जो इन सब चीज़ जो ये जो चार प्रोसेस हो रहे हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इन तमाम प्रोसेस को जो मैनेज कर रहा है, फंक्शंस को मैनेज कर रहा होता है, मैनेजर्स को जो इश्योर कर, उसको हम कह सकते हैं इश्योर कर रहा होता है, इश्योरेंस दे रहा होता है, वो प्रोसेस को इश्योर कर रहा होता है कि आया कि जो प्लानिंग ठीक हुई है, ऑर्गेनाइजिंग वाकई हो गई है, लीडिंग भी बंदा ठीक कर रहा है, कंट्रोलिंग भी ठीक कर रहा है। देन जो मेन इसका पर्पज़ है वो श्योर करना है, यकीन दहानी करनी है कि आया कि जो हर काम टाइमली, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर स्टैंडर्ड ही हो रहा होता है। जो पोल्का का आखिरी जो ए है वो एश्योरेंस है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट फिर आ जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है? तो क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं जी कि हम कोई चीज़ जो बनाते हैं वो डिफेक्ट से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और प्रोसेस के दौरान प्रिवेंटिव एक्शंस आप ले लेने हैं। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब आपने प्रोसेस के अंदर खराबी आने से पहले, या अगर खराबी आ गई है तो नेक्स्ट प्रोसेस से जाने से पहले पहले आपने इस प्रोसेस के ऊपर ही आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लेना है, उसको ठीक कर लेना है, ताकि आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोसेस पर ना जा सके। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके अगर 10 प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपने उसको वहाँ पे हाईलाइट किया है, उसको सॉल्व किया है, तो वहाँ पे सॉल्व होने के बाद थर्ड प्रोसेस के ऊपर आपकी वो डिलीवर नहीं हुई, एट द एंड 10 प्रोसेस के ऊपर भी जाती है तो वहाँ पे भी कोई डिफेक्ट नहीं है। उसके बाद फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिनिश गुड जो हमारी हो चुकी है, जो बन चुकी है, हमारे एंड कंज्यूमर तक जाए, तो वो विदाउट एनी डिफेक्ट जाए, हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होए। अच्छा, क्वालिटी की जो बेसिक डेफिनेशन क्या है? क्वालिटी की जो बेसिक, मैं अपने अल्फाज में उसको आपको बयान करूँ तो क्वालिटी इज़ अ पैरामीटर विच सेटिस्फाई द कस्टमर। क्वालिटी एक ऐसा मेयार है जो आप कह लें कि हमारे ख़रीदार के तवक्कुआत पर पूरा उतरता है। अभी कोई चीज़ लेते हैं, सिंपल सी बात है, आप उसकी क्वालिटी जो पैरामीटर्स हैं उसको बड़ी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद आप चीज़ को परचेज करते हैं। यहाँ पे कुछ उसने एग्जांपल दिए हैं जी कि जो इजिप्शियंस थे, जो मिस्री लोग थे, उनकी वॉल पेंटिंग्स बहुत मशहूर थी। वो क्यों मशहूर थी जी उनकी वॉल पेंटिंग्स? क्योंकि वो जो उनकी उसके ऊपर फन पारी थी, जो वो उसके ऊपर पेंटिंग करते थे, वो इतनी शानदार तरीके से करते थे, कह लें कि उनकी जो क्वालिटी का मेयार था बहुत ज़्यादा था, जिसको अभी तक लोग उसको एग्जांपल्स के तौर पर भी देखते हैं। इसकी एक और इन्हीं की मिसाल देखते हैं जी, पैरामाइड थे, आपने देखी होंगी ना, वो पत्थरों की बहुत बड़ी एक स्टोन्स के साथ पहाड़ बनाए हुए हैं। तो वो क्या था कि उन्होंने जो पत्थर थे वो किस तरह काटे थे। उस दौर में हम चले जाएं कि जी 1450 या उसके लगभग देखें, तब ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, तो ना इतनी हैवी मशीनरी थी। उन्होंने पता नहीं कितने लाख बंदा इकट्ठा उन्होंने यूटिलाइज किया। फिर इतने बंदे को इकट्ठा करने के बाद सिंपल उनको अगर हमने खाना ही देना हो ना, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिर उन्होंने किस तरह उन लोगों को मैनेज किया, उनसे काम लिया, उनकी खुराक पूरी की होगी, फिर उन लोगों को उन्होंने बताया होगा कि आपने किस तरीके से जो चीज़ें हैं आपने अरेंजमेंट करनी है। फिर वो बताते हैं कि जो पत्थर थे इतने ज़बरदस्त तरीके से काटे गए थे, जब उनको आपस में मिला के जोड़ा गया तो उसके अंदर जो ब्लेड नहीं होता छुरी का, वो भी उनके दरम्यान आप फेंकें तो वो उनके दौरान नहीं जाता था, इतना वो आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे डेवलपमेंट के मेथड थे जो उन लोगों ने अपनाए, जो उनकी सक्सेस की वजह बनी। उन लोगों ने अपनी एक पहचान बनाई किस बुनियाद पे? अपने एक मेयार के ऊपर। जो मेयार था वो उनकी क्वालिटी थी, जो उनकी पहचान बन गई। इस तरह ही अगर आप मार्केट के अंदर इंटर होते हैं, मार्केट में इंटर होने के लिए आपको जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो आपका मेयार है।
जब आपका मेयार बड़ा ज़बरदस्त होगा ना, तो आपके कंपटीटर्स क्या होंगे, उनके कंपटीटर्स में आपकी ये पहचान खुद ब खुद बन जाती है मार्केट के अंदर। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है कि क्वालिटी का जो कंसेप्ट है ना, हम मोस्टली लोग क्वालिटी का कंसेप्ट ये लेते हैं जी, जो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ होती है, तो महंगी चीज़ है तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी बहुत हाई है। ये कंसेप्ट मेरे मुताबिक तो गलत है जी। चीज़ बहुत महंगी है तो हो सकता है जब एक मार्केट के अंदर एक चीज़ का नाम बन जाता है, नाम बनने के बाद वो हो सकता है कहता है अब तो मैंने मार्केट में पहचान बना ली है, अब तो मैं इसकी प्राइस ज़्यादा भी कर लूँगा, लोगों के अंदर मेरी फैमिलियर हो गई प्रोडक्ट, अब मेरी प्रोडक्ट तो बिकेगी बिकेगी। ऐसा नहीं है। जो क्वालिटी है, क्वालिटी सिर्फ पैसे के, आप कीमत ज़्यादा होने से क्वालिटी ये नहीं कह सकते कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी फीचर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जी। आप एक तो प्राइस फैक्ट्स है जी, कॉस्ट इसकी है जी, कॉस्ट के बाद फिर उसके अगर मोबाइल की आप मिसाल लेते हैं ना, मोबाइल मोबाइल के अंदर आप मोबाइल लेते हैं तब सबसे पहले उसकी बैटरी टाइमिंग देखते हैं जी, बैटरी टाइमिंग किस तरह है इस मोबाइल की, इसका डिस्प्ले किस तरह है। अच्छा जी, इसके अंदर जो हमने सिम कार्ड डालने में सिंगल है कि ड्यूल है, इसके कैमरा का रिजल्ट किस तरह का है जी, फिर इसके अंदर जो वाईफाई कनेक्टिंग है या हमारा 2G या 3G 4G किस तरह का कनेक्शन कनेक्शन दे रही है, फिर इसके अंदर डाटा की स्पीड किस तरह की है, इसके अंदर ब्लूटूथ की ऑप्शन हैं, मतलब मुख्तलिफ फीचर्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है। फिर इसके अंदर वो रैम आ जाता है, प्रोसेसर आ जाता है, इसकी हार्ड ड्राइव आ जाती है, कितनी इसके अंदर स्पेस है, स्टोरेज कितनी है, मतलब वो चीज़ें अब सब चीज़ें क्या कहें वो आपकी क्वालिटी पैरामीटर के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को लेके साथ चलेंगे देन आप अपनी मार्केट के अंदर पहचान बना लेंगे। अगर आप इन चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, आप मार्केट में अपनी पहचान खो देंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है जी, टाइम टाइम के साथ साथ आप अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करें। अच्छा, क्वालिटी कहते हैं कि जो क्वालिटी का बेसिक मेयार है ना, वो आप इतना हाई भी ना कर लें क्योंकि जो आपकी उसके ऊपर कॉस्ट आई है, जो आपने उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपकी जो कॉस्ट आई वो भी आप उसको ना निकाल सकें। सिंपल सी बात है, जिस बंदे ने इसको बनाना है उसी के अंदर से उसने अपना प्रॉफिट भी रखना होता है। तो कहते हैं कि इतना भी हाई ना कर लें कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप मतलब सर्वाइव भी ना कर सको। वो कहते हैं कि इतनी आप कह लें हल्की क्वालिटी भी चीज़ ना देना शुरू कर दे कि मार्केट में कुछ अर्सा तो चले, कुछ अर्सा चलने के बाद वो अपनी मार्केट अपनी जगह खो दे। अच्छा, जो क्वालिटी का मेयार है ना, अगर मैं एक सेलर सेल तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ, ये इस तरह है, ये इस तरह इस तरह, जो बेसिक जिस बंदे ने चीज़ खरीदनी होती है ना, उसकी जो अपनी निगाह होती है ना, जो उसकी आंख होती है, वो बेसिकली वो उसको जज कर रही थी, वो पैमाइश कर लेती है क्वालिटी की। सिंपल सी बात, वो आप चीज़ देखेंगे, देखने के बाद उसका दूसरी चीज़ों से मुवाजना करते हैं। मार्केट में जाएँ, एक नहीं आपको एक तरह की एक ही जो मोबाइल है ना वो 10 कंपनीज का आपको मिल जाएगा, फिर उसके अंदर आप मुवाजना किस तरह करते हैं आप खुद देख लें कि जी 10,000 का मोबाइल भी मिलता है, 20,000 का मिलता है, 50,000 का मिलता है, 1 लाख का भी मिलता है। जब इनका कंपैरिजन करते हैं तो क्या चीज़ इनको डिफरेंस करती है, इसकी क्वालिटी, इसका म्यार इन चीज़ों को डिफरेंस करता है, जो उसकी प्राइस को भी डिफरेंस कर देता है। तो वो नीचे एक एग्जांपल में बता रहा था कि क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह होती है। वो कहता है कि इसके अंदर दो तरह वो बता रहा है कि अपर स्पेक लिमिट है और लोअर स्पेक लिमिट है। स्पेसिफिकेशन को मैं स्पेक कहता हूँ। तो वो कहता है कि यहाँ पे देखें, अगर आप अपर जो स्पेक लिमिट आपकी लोअर है, देन भी आप क्या होगा कि आप नाकस चीज़ बना के दे रहे हैं, देन भी आप रिजेक्शन में चले जाएंगे, मतलब मार्केट में आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर अपर लिमिट में चले गए, स्पेसिफिकेशन की आपकी अपर लिमिट बहुत ज़्यादा हाई है, आपने उसकी प्राइस रख दी है, तो वो दो चार तो बंदे खरीद सकते हैं, बाकी बंदों की पहुंच से दूर है। तो फिर भी क्या होगा, आप अपनी मार्केट में आपकी वैल्यू मतलब आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जब आपकी चीज़ ही सेल नहीं होगी तो किस तरह आप अपनी जो कंपनी को सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो कहते हैं कि मिड पॉइंट पे अपने रखना है। मिड पॉइंट पे भी उसने ऑप्शन दे दिए हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप चीज़ को सेल करेंगे तो ये जो स्पेक लोअर लिमिट के करीब करीब है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपका कम है। अगर ये मीन पे लेके आते हैं देन आपका ठीक है, अगर आप बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे तो इस दौरान अगर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और आपका मेयार भी बेहतर रहेगा। क्वालिटी वो कहता है कि आपका मेयार है, आपने उसको आपने मीडियम पे लेके चलना, ना तो इतना कम करें और ना ही इतना ज़्यादा हाई करें। हाई करने को मैं नहीं कहता, आप ज़रूर करें, क्योंकि अब जिस तरह आईफोन है उन्होंने अपना मेयार बहुत हाई रखा है, एक पहचान बन गई है, अब उन्होंने अपना मेयार भी बहुत अच्छा रख दिया है तो उसकी सेल भी हो रही है। अब क्यों मोबाइल था वो उसने मीडियम रखा हुआ, अच्छे मोबाइल भी दे रहा है, छोटे मोबाइल भी दे रहा है, वो भी सर्वाइव कर रहा है। तो वो मतलब सब कस्टमर्स हैं आपके, वो अपर कह लें कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मीडियम क्लास, सबको आपने साथ लेके चलना, तो फिर आप उस हिसाब से इसकी आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं क्वालिटी फोकस अप्रोच टू मैनेजमेंट। जो क्वालिटी फोकस है उसकी मैनेजमेंट तक रसाई किस तरह हासिल हो सकती है। कहता है कि इसके अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। वो जो लोग वो जो चीज़ बनाते हैं,
ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो चीज़ों को जस्ट बंदा देखते हैं, फिर वो समटाइम वो कुछ वो भी होते हैं, वो कहते हैं जी क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो बस इंजॉयमेंट के लिए या मज़े लेने के लिए होते हैं। तो वो कहता है कि जो टोटल क्वालिटी का जो कंसेप्ट है ना, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, तो उसका जो कंसेप्ट है वो कहता है कि जो एक ऐसी अप्रोच है बिजनेस के अंदर जब आई है, तो ये मेरा ख्याल है कि कहता है कि मगरब के अंदर 1980 के एंड में और 1990 के स्टार्ट के अंदर जब ये आई है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि इंडिविजुअली एलिमेंट्स ऑफ कंसेप्ट अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर स्टैटिकल डाटा, इसका स्टैटिकल डाटा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये तब की बात है, कह रहा है कि 1980 के एंड में और 1990 के स्टार्ट में। फिर उसके अंदर एक और एलिमेंट था, इसको कहते हैं टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है कि जी हम जब इकट्ठे मिलकर एक टीम की सूरत में काम करते हैं, तो मतलब टीम वर्क, टीम मुकम्मल बना लेते हैं। उसके अंदर एक हेड होता है, उसके अंदर एक सुपरवाइजर होता है, कुछ फिर टीम मेंबर्स होते हैं, वो मिलकर किसी एक पर्पज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर उसके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एक बहुत अहम पहलू है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को काइजन कहते हैं, जो जैपनीज है ना, ये कंटिन्यूस इंप्रूव कहते हैं कि आप वक्त के साथ साथ अपने जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के जो मरहल है उसको अपग्रेड करते रहें। तो जब आप अपग्रेड नहीं करेंगे, क्या होगा कि आप कंपटीशन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी है ना, 1980 की जो गाड़ी थी और 2020 की जो गाड़ी है, इसके अंदर फ़र्क देख लें। अगर वो चीज़ें जो फीचर्स हैं, जो अलॉय रिम्स हैं, उसके अंदर जो कह लें कि बाकी सिस्टम से जो गाड़ियों के अंदर प्रॉपरली सिस्टम चल रहे हैं, उनको प्रूव ना करते, तो आज जो कंपटीशन का दौर है, तो वो क्या बाकी कंपनीज के साथ उनका मुकाबला होना था। अगर होंडा को ले लेते, होंडा सिटी ले लेते हैं, होंडा स्विफ्ट ले लेते हैं, तो अगर ये अपने आप को इम्प्रूव ना करती, तो इनका जिनके साथ कंपटीशन है, तो क्या ये कंपटीशन के दौर में आज भी एग्जिस्ट करता? नहीं करता। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की वजह से कि वक्त के साथ उन्होंने इम्प्रूव किया है। फिर आ जाता है मेन, वो कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेन आई है आपकी कस्टमर, क्योंकि जिस चीज़ जो चीज़ आप बनाते हैं वो कौन खरीदता है? वो खरीदार, कस्टमर्स खरीदते हैं। अगर कस्टमर आपकी चीज़ से सेटिस्फाई हैं, तो वो क्या होगा, एम वॉच, वो कहते हैं ना कि एम वॉच इनका जी वर्ड ऑफ माउथ, WOH, उनका वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव या नेगेटिवली। अगर आपकी चीज़ बहुत अच्छी है, वो दो चार बंदों को और बताएगा, यार वो मैंने वो चीज़ ली थी, मैंने मोबाइल लिया था, मैंने जो गाड़ी ली थी वो तो बहुत अच्छी है, वो किस हिसाब से अच्छी, ये फीचर्स थी अंदर, ये जो थी। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो फिर आपको बजन करेगा दो चार बंदों को, यार वो तो मैं फलानी चीज़ ली थी, वो तो यार बड़ी ख़राब निकली, वो तो क्या मसला थी, तो क्या मसला, अच्छा। वो फिर नेक्स्ट आगे वो बंदों को, मतलब वो कहता है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। फिर इसमें आती है कि एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है, आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आइडियाज़ देती हैं, वो बेसिक वो वर्क फ्लोर के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, वो इस तरह के आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं। उन्हें मेन जो प्रॉब्लम्स होती है, जो कह रहे एरर प्रूफिंग होती है, उसके अंदर ये डिसीजन मेकिंग होती है, जब तक आप उनको प्रॉपर ट्रेन नहीं करेंगे, उनको आप इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, तो आप कह लें कि वो आप जो मेन मकसद है या एम है वो हासिल नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। वो कहता है कि इन चीज़ों के ऊपर अगर हम जोर देंगे, तो हम क्या होगा कि आने वाले दौर के अंदर हम इसको बहुत अच्छे मतलब बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, हम इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो जो जो हमने ये डिस्कशन की है, वो कहता है कि जो बर्थ ऑफ कम्प्रीहेंसिव कंसेप्ट जो तो अब जिसके अंदर स्टैटिकल डाटा आ जाता है, टीम वर्क आ जाती है, कंटिन्यूस मूवमेंट आ जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। इस कंसेप्ट को किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं जी टोटल क्वालिटी कंसेप्ट। इस पूरे जो प्रोसेस को उसने फिर टोटल क्वालिटी के जो प्रोसेस का नाम उसने दे दिया। फिर वो कहता है वाई फोकस ऑन क्वालिटी, हम क्वालिटी पे फोकस क्यों करें? यार सिंपल सी बात है, जब आप क्वालिटी पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप जितनी मर्जी महंगी चीज़ बना दें, जितने मर्जी इसके अंदर चीज़ें अच्छी दे दें, तो आपकी जो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो कस्टमर से बाजन हो जाएंगे। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं जी। आपकी मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपको मतलब कॉल करते उसका सिग्नल ड्रॉप कर देता है, तो प्रॉब्लम आ गई है। कॉल करते करते उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, उसकी हैंड फ्री नहीं चल रही, उसकी जो डिस्प्ले है वो बार बार कभी मध्यम होता है, कभी तेज़ हो जाता है, मतलब हेरिटेटिंग है। वो चीज़ जो आपको हेरिटेट कर रही है, जो कस्टमर को हेरिटेट कर रही है, तो वो क्या होगा? तो वो तो नहीं कहेगा यार मैंने तो बहुत पैसे लगाए हैं, मैंने तो चीज़ ली है, मगर मुझे तो ये एक फॉल्ट की वजह से कहेगा नहीं, ये तो बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है। तो उसकी सिंपल मिसाल देता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, आप देखेंगे जी खाना खाने के लिए आप सर्विस किस तरह की उनके, मतलब आप बैठे हुए हैं, कोई बंदा आपके पास ऑर्डर लेने में कितनी देर के बाद आया, फिर रिस्पॉन्स टाइम देखेंगे ऑर्डर देने के बाद, आपको वो जो ऑर्डर था वो कितने टाइम में मिल गया आपको।
तो उसके बाद फिर जब आपका ऑर्डर आ जाता है, फिर वो देखेंगे फूड प्रिपरेशन आपके जो खाना किस तरीके से बना है, कच्चा तो नहीं बना, मिर्च मसाले तेज़ तो नहीं है, मतलब वो जो चीज़ आप चाहते हैं आया कि वही थी जो आपने सुना हुआ है उस रेस्टोरेंट के बारे में। फिर एनवायरनमेंट कहाँ कैसा था, वहाँ पे प्रॉपरली सीटिंग थी, आपको खड़े होना तो नहीं पड़ा, आप इजीली बैठे हुए हैं, शोर शराबा तो नहीं है। तो मतलब वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है, वहाँ पे कंडीशन एसी वगैरह लगा हुआ है, फैन वगैरह लगे हुए हैं, लाइटिंग्स हैं। फिर प्राइस है, फिर सिलेक्शन है, ये सारी चीज़ें जब आप इसमें से कोई भी एक चीज़ आप मतलब आपके मेयार पे पूरा नहीं उतरती, तो क्या आप आपका क्या डिसीजन होगा? अगर सर्विस अच्छी आपकी मिली है, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा मिला, फूड की जायका अच्छा नहीं, तो फिर आप कहेंगे क्वालिटी अच्छी है? कभी भी नहीं कहेंगे। मतलब क्वालिटी एक चीज़ का नाम नहीं है, पूरे तमाम इन सब अवामल मिलके आपका जो मेयार है वो बनता है। तो ये कभी भी नहीं कह सकते हैं जी जो क्वालिटी है सिर्फ एक आपके पहलू से आप इसको पूरा कर रहे हैं, बाकी पहलू इग्नोर कर रहे हैं। नहीं जी, जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं या कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके तमाम पहलू आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसकी क्वालिटी के जो पैरामीटर आपने डिज़ाइन करने हैं। तो नेक्स्ट है जी, हाउ इज़ क्वालिटी डिफरेंट, हु इज़ टोटल क्वालिटी डिफरेंट, के टोटल क्वालिटी डिफरेंट किस तरह है। तो इसमें वो कहता है कि जी टोटल क्वालिटी का आपका जो है वो किस तरह डिफरेंस है। तो वो कहता है कि ये एक ना कारोबार करने के लिए रिवायती तरीकों के कुल मेयार का जो है नुक्ता नज़र वो किस चीज़ से उनको मुमताज़ किया जाता है, किससे पता चलता है, आपको किस तरह पता चलता है कि ये जो आपका जो चीज़ का मेयार है वो बेहतर हुआ है या ज़्यादा हुआ है। उसमें दो तीन चीज़ें आपको पता है, कस्टमर फोकस होता है कि आपका जी कस्टमर फोकस है, वो देखें आपका कस्टमर फोकस किस तरह है, कस्टमर का रुझान किस तरफ है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, दोनों कस्टमर आपने देखने हैं जी। फिर उसके बाद आ जाता है जी कि आपका जो मेयार है, मेयार के मतलब लोगों का जुनून होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द विद द क्वालिटी के। अब लेट्स सपोज कोई भी एक ब्रांड बन जाता है, अब रेफ्रिजरेटर में है डिफरेंट कंपनीज हैं, हायर भी होगी, इसमें वेव्स भी होगी, पेल भी होगी, ओरिएंट भी होगी, डिफरेंट कंपनीज है, मगर जो लोगों का रुझान किस मेयार किस क्वालिटी की तरफ ज़्यादा है। फिर उसमें आ जाता है नेक्स्ट, उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच है कि वो किस तरह उसको साइंटिफिक तरीके से आप तक अप्रोच कर रहे हैं। उसमें डिसीजन मेकिंग है, किस तरह वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अगर आपकी प्रॉब्लम आ गई है किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, आप किस तरह की उनको सर्विस दे रहे हैं, आया कि वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपने किया है आया कि उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। फिर आपकी टीम वर्क आ जाती है। ये मतलब सारी चीज़ें इस पर आपने थोड़ा सा इनको ना पढ़ना है। ये जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इनको आपने एक दफ़ा और कर, इसमें टीम वर्क आ जाता है, एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, फिर एम्पावरमेंट आ जाती है, फिर कंटिन्यूस प्रोसेस आ जाता है। ये बहुत बार बार चीज़ें जो मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, ये टोटल क्वालिटी का हिस्सा है। इसके अंदर आपने ये चीज़ें जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी सर्विस किस तरह दे रहे हैं, टीम वर्क आपकी किस तरह की है, फिर वारंटी है, गारंटी किस तरह की आप दे रहे हैं, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट किस तरह की, आपकी जो टीम है वो किस तरह आपके साथ काम कर रही है, एम्पावरमेंट है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस आपका किस तरीके से आप इसको ले रहे हैं। फिर बॉटम अप एजुकेशन, मतलब नीचे से ऊपर तक आपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो ऑपरेटर्स लेवल तक है, सुपरवाइजर लेवल तक है, मैनेजर लेवल तक, उनको आप किस तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसकी किस तरह ग्रूमिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके जो टोटल क्वालिटी सिस्टम का हिस्सा है। टोटल क्वालिटी सिस्टम जो TQM है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो पिलर्स हैं ना सारे, वो मिलकर इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। वो कह रहा है कि इन सबको आप जब तक साथ लेके नहीं ना चलेंगे, तो जो टोटल क्वालिटी है वो डिफरेंट नहीं हो सकती है आपकी। इनको डिफरेंट करने के लिए टोटल क्वालिटी का जो कंसेप्ट है ना, इन सब चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब आप इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, सिस्टम आपका बाकी सिस्टम से डिफरेंट हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट कहता है कि द हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इसको हम मेयार कहते हैं, इसकी तारीख और तरक्की किस तरह हुई थी। तो 1920 की दहाई में जो फेडरिक टेलर थे ना, उन्होंने क्या किया जी, आपको टाइम एंड मोशन स्टडीज़ की है कि जी टाइम एंड मोशन स्टडी को इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होता है, कि किस तरह हम टाइम एंड मोशन स्टडी को किसी भी प्रोसेस के अंदर चेक करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की थी। तो फिर जो वैसे भी जो टेलर साहब हैं वो कहते हैं कि जी साइंटिफिक मैनेजमेंट को उनको फादर माना जाता है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की हुई है। तो इन्होंने जो था उनका ना जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जो मनसूबाबंदी है और जो अमल दरामद है, एग्जीक्यूशन है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो उनको मैं बताते हैं कि जी जो आपका
किसी चीज़ की प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, दोनों एक अलग-अलग पहलू हैं इनके, ठीक है। इसके ऊपर किस तरह हम वर्किंग कर सकते हैं। फिर उन्होंने आगे बताया था कि जो आपका डिवीजन ऑफ लेबर्स है, कि उसको हमने किस तरह करना है, कि मजदूर की तकसीम ने पैदावार में ज़बरदस्त छलांग लगाई, मतलब उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेड किया है। जो कंसेप्ट है ना डिवीजन ऑफ लेबर, इसके साथ ही आपकी जो इस इरा के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। तो इसके अंदर एक कंसेप्ट था कि क्राफ्टमैनशिप के अंदर वो कहता था कि जो बंदा है वो फैक्ट्री का सीईओ भी है, ठीक है। सीईओ के साथ साथ वो बंदा प्रोडक्शन का हेड भी है, मेंटेनेंस का भी हेड है, क्वालिटी का भी हेड है, फिनांस का भी हेड है। मतलब वो जो चीज़ वो खुद ही सब कुछ है। मतलब वो चीज़ बना रहा है, क्वालिटी वाले बंदे का ठीक है जी पास कर दे, प्रोडक्शन वालों को भी कर दे, मतलब उसने कहा कि बस चीज़ बन जाए और मार्केट में फेंक दूँ मैं। उसका क्या होगा कि आपको चीज़ जो बनी हुई है, आपने मेयार को बस से पुष्ट डाल दिया ना, तो वो चीज़ आपकी मार्केट में बिक जाएगी, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। फिर क्या होगा कि मार्केट में लोगों का जो जो फैक्टर था ना हमारा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो वाला पहलू आपका नीचे जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? तो आपके जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं यार, हमारी जो चीज़ दे रहा है ना हमें, वो तजुर्बा मेयार के ऊपर नहीं है। तो क्या होगा, वहाँ पे आपकी क्वालिटी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू खत्म होना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ फिर आपकी जगह कोई नया कंपटीटर आके आपकी जगह ले लेगा, आपके कस्टमर भी अपनी तरफ फोकस कर लेगा। तो इस लिहाज से वो कहता है कि जी ये जो साइंस ही है ना, ये हमारे साइंटिफिक मेथड्स हैं। तो इसके अंदर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर टेलर साहब ने बहुत ज़्यादा काम की, इसके ऊपर प्लानिंग की। फिर मैनेजमेंट की जो और प्रोडक्शन के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करने के बाद जो जॉब ऑफ लेबर है, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इसके ऊपर वर्किंग ना हुआ, ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट ना हुआ, तो आने वाले वक्त में वो अपनी वो जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने फिर कहा कि इसका एक सेपरेटली इसका एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए, उसको एक प्रॉपर हम अहमियत देते हैं एक डिपार्टमेंट के तौर पर। अदरवाइज क्या होगा कि इसके अंदर फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का हजम और पेचीदगी बढ़ती जाएगी, मतलब वक्त के साथ हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा एक तो, ठीक है। वॉल्यूम के साथ उसकी कम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर पेचीदगियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर इसके ऊपर अपने अभी से कंट्रोल ना किए तो आने वाले वक्त के अंदर हमें एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसके अंदर जो मेन वजह थे वो कहते हैं हजम और पेचीदगी, ये आपका वॉल्यूम और कम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आनी थी। फिर 1920 की दहाई के अंदर ना उन्होंने मेयारी जो थी क्वालिटी इंजीनियरिंग, उन्होंने इसके ऊपर उसको मतलब उन्होंने ईजाद किया। ये 1920 की बात है। दैन फिर उसके बाद रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग है, इसके ऊपर उन्होंने वर्किंग की। ये 1950 की बात है कि इसके ऊपर जब काम हुआ। तो बिलाकर कंट्रोल चार्ट, फिर उसके ऊपर उन्होंने इसके बाद जो स्टैटिकल मेथड थे ना, ये देखें, इसके बाद फिर उन्होंने जो स्टैटिकल मेथड थे उसके ऊपर उन्होंने वर्किंग की। ये इनकी बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट थी। उससे क्या हुआ कि क्वालिटी कंट्रोल हमारा जो उसका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया, हमारे क्वालिटी का मेयार अच्छा होना चाहिए शुरू हो गया। फिर कंट्रोल चार्ट थे, हमारे स्टैटिकल प्रोसेस थे, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल बेहतर हो गया। ये किस चीज़ के ज़रिए हुआ, ये हमारा जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ही इन चीज़ों को हमने वर्किंग की। और इसके अंदर जो टेलर साहब का एक बहुत गहरा गहरा अमल दखल है। तो उन्होंने इन फंडामेंटल एस्पेक्ट को टोटल क्वालिटी अप्रोच का नाम दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ एक थोड़ा सा आज लेक्चर तो लंबा हो गया, मगर मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं कोशिश करूँगा इनको और ज़्यादा कंप्रेस करके आपको डिलीवर करूँ। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।